अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिट साहब, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन हौसला अफजा खबर आई इस्तांबुल से। हम बात कर रहे थे कि सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा और तालिबान का जो असल मसला है उसका हल नहीं निकल पाएगा, लेकिन ब्रेक डाउन के बाद अचानक पैचअप की तरफ गए मामलात और फिर टेबल पर सब बैठे और सीज़ फायर का ऐलान हो गया। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, कम से कम हमें ये तो यही बता रही है कि तुर्की और कतर के ताउन से ये माहिदा सीज़ फायर की एक्सटेंशन का तय पा गया है। और इसके अलावा जो इसकी फर्दर मोडालिटीज़ हैं वो 6 नवंबर को डिस्कस होंगी, वो भी इस्तांबुल में ही। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म के ऊपर फ़रीक़ैन हो गए हैं मुत्तफ़िक, विच इज़ सिग्निफिकेंट, 4th पॉइंट है इसका। और उसके बाद तुर्की और कतर ने शुक्रिया अदा किया बोथ पार्टीज़ का। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये तुर्की और कतर की सालिसी ने काम दिखाया है या हक्कानीज़ जो हैं उनका कार्ड काम आया? कोई कार्ड नहीं काम आया। क्या मतलब? ये सब गलत है, कुछ नहीं हुआ, कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना, शक्ल को बचाया फेस सेविंग। फेस सेविंग किसकी? टर्की की और कतर की। ओह अच्छा। कोई मुआहदा नहीं है। ये कोई मुआहदा है कि जी सीज़ फायर जो है ये एक्सटेंड हो रही है? हाँ। तो सीज़ फायर तो बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है ना। तो टीटीपी का तो इससे असली इशू तो टीटीपी है जी। टीटीए तो इशू नहीं है ना। तो टीटीए को कहा जा रहा है कि टीटीपी को रोको जो टेररिस्ट अटैक्स कर रहा है। राइट। इसलिए तो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आप इनको रोकें। ये जो टीटीए और पाकिस्तान के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है ये इशू नहीं है। तो ये इसके ऊपर सीज़ फायर एक्सटेंड होगी तो कौन सी, वो क्या हो रहा था पहले, वो बॉर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत फायरिंग शायरिंग हुई है ना जी। तो फिर ये सीज़ फायर होगी। दिस इज़ नॉट द इशू। तो इसका मतलब है 6 नवंबर को भी कुछ नहीं होने जा रहा? जी नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। ये हुआ ऐसे कि पाकिस्तान काफ़ी परेशान था और नाराज़ था कि तालिबान कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि किसी तरीके के साथ टीटीए को और बीएलए को रोका जाए। अच्छा। पाकिस्तान का यही डिमांड है ना कि टीटीए को रोकें और बीएलए को रोकें। जी। उन्हें ये कहे कि बंद करें ये, और अगर वो बंद नहीं करते तो एक्शन ले उनके खिलाफ। ये करने के लिए तैयार नहीं है अफगानिस्तान की हुकूमत। अच्छा। कभी वो इधर जाती है, कभी वो उधर जाती है, कभी इंडिया का सहारा लेती है, कभी ये करती है, कभी वो करती है। और हम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। अच्छा। जिसकी वजह से फिर हमने भी बमबारी शुरू कर दी ऑन टीटीपी कैंप्स। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो हमने टीटीए के ऊपर तो बमबारी की नहीं है, वी अटैक टीटीपी। अच्छा, इसके ऊपर तकलीफ हुई है टीटीए को, उन्होंने हमारे ऊपर बॉर्डर के ऊपर कुछ अटैक्स करने शुरू, जिसको हमने डिफेंड किया। उसके बाद जी रोक दो रुक गया, आपस में लड़ाई झगड़े रुक गए, टॉक शुरू हो गई। अब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है इनको समझाने की कि देखिए ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है ना हमारे इंटरेस्ट में है, ये सारी रीजन के इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा। तो आप छोड़ दें इस बात को और आप मेहरबानी करके रोकें इनको, नहीं तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम बिकॉज वी कांट अलाउ दिस कि ये हमारे मुल्क के ऊपर आप अटैक आ रही है आपके मुल्क से। तो जब ये ब्रेक डाउन हो गया सारा कुछ, अच्छा, तो फिर पाकिस्तान छोड़ गया टॉक्स को। अंदर की खबर ये है कि हम उठ के आ गए, हमने कहा जाओ फिर हम जा रहे हैं घर। उस वक्त कतर ने भाग दौड़ की। अच्छा। और भाग दौड़ करके और इन्होंने ये सारा शिफ्ट करवाया टू टर्की। तो एक मौका और दे दिया। लो जी, फिर टर्की में भी बिल्कुल वही हुआ कि ये बात नहीं सुनते किसी की। अच्छा। और हर दूसरी थोड़ी देर के बाद जाते हैं, भागते हैं कि जी जाके अफगानिस्तान में पता करें हेडक्वार्टर्स क्या कह रहा है, इंडिया क्या कह रहा है। हर चीज़ के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस लेके आके उसके बाद डेडलॉक हो जाता है। तो वी आर क्वाइट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और अब हमारे आर्मी चीफ भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत हो गया मजाक। ठीक। तो अब ये हुआ है कि कतर ने और टर्की ने फिर एक दफ़ा समझाने की कोशिश की है। अच्छा। कि यार अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए अब आखिरी स्टेज पे अच्छा। तालिबान से ये कंसेशन ली है कि एक राउंड और होगा। तो यार कुछ तो करें ना, हम कह सकें कि ये कहीं बातचीत कहीं तो जा रही है ना। ये तो नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो सोचा क्या कि फिर क्या करें। अच्छा। आयशा को समझाने के लिए क्या करें, हम सेठी को समझाने के लिए क्या करें कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है। तो कह दिया जी कि सीज़ फायर हो गए। वो सीज़ फायर तो पहले सी, तो व्हाट्स द बिग डील कि उसको आपने एक्सटेंड कर दिया। एंड एज आई सेड, हमारी जंग तालिबान के साथ नहीं है, हमारी जंग टीटीपी के साथ है।
और BLA के साथ है। ठीक, मसला वहीं का वहीं है। मसला वहीं का वहीं है, सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एक मौका और दिया जाए। हाँ। और ये कतर के कहने के ऊपर हो रहा है, बिकॉज कतर नहीं चाहता कि फिर एक उनके यहाँ जब वो मीडिएशन करते हैं तो वो कामयाब ना हो। वो अपने आप को बड़ा बना रहे हैं ना कि हमारे यहाँ सारी मीडिएशंस हमारे Peacemakers। प्लेटफॉर्म पे होती हैं, हम बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। जी। तो जाहिर है, तो फिर हमने कहा चलो एक दफ़ा फिर पूछ लेते हैं। हाँ। तो ये कुछ नहीं होना, क्योंकि अब अगले राउंड के अंदर अच्छा। जो कोर इशू है उसके ऊपर अब बात होनी है। कोर इशू क्या है? ये नहीं है जी अच्छा जी हम कोशिश करेंगे, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आप करेंगे क्या। अब ये है कि अब पाकिस्तान इंसिस्ट कर रहा है कि अच्छा ये बातें छोड़ें, आप हमें बताएं 3 एरियाज़ हैं, आप उन 3 एरिया में हमें बताएं करेंगे क्या। पहली बात ये कि क्या मॉनिटरिंग करेंगे आप कि हमारे ऊपर अटैक्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं जी। क्या वो शेयर करेंगे हमारे साथ, और उसके बाद क्या हमारे साथ मिलके कैसे रोकेंगे इनको। अच्छा। हमें बताएं ना कैसे करेंगे। ये तो नहीं है कि आप कहते हैं जी हाँ हम देखेंगे, कल को हमारे ऊपर एक अटैक होती है, ठीक, तो हम कहते हैं इनको कि जी अटैक हुई है हमारे ऊपर, ये कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला, हमारे पास तो इंटेलिजेंस ही नहीं थी, हमें पता चलता तो आपको बताते, हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ दें। तो ये मतलब गेम को चलाएंगे अच्छा। TTA वाले। तो हम कहते हैं कि पक्की बात करो, मॉनिटरिंग बताओ कैसे होगी, इसको ख़त्म कैसे करोगे, ये सारे लिखो, लिख के दो, ब्लैक एंड व्हाइट में दो, हम दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएं। में लिख के दो ताकि हम फॉलो अप कर सकें। जी। तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। और उधर कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं। अच्छा। तो आई थिंक ये अगले राउंड के अंदर ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो आपको, मेरा ख्याल है उतनी गुंजाइश देंगे आयशा जितनी कि वो कह सकेंगे ये फेल नहीं होगी टॉक्स। अच्छा। मगर फिर क्या होगा, चलो जी हम अनाउंस करेंगे कि चलो जी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हमारे ऊपर अटैक आएगी TTP से, हम लड़ेंगे, हम इनको कहेंगे जी ये TTP ने हमारे ऊपर अटैक किया, आपने क्या किया, आपने रोकने की कोशिश की, जब से हमसे बात की आपने क्या इकदाम किए। अच्छा। वो कुछ भी नहीं आपको बता सके, वो कहेंगे हमने उनको पैगाम भेजा है, हमने ये किया, हमने वो किया, नायदा है नो दे। राइट। तो ये विदिन 15 डेज ये फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और ये टॉक्स देखिए, जैसे TTP के साथ 2014 के बाद टॉक्स पैसे देना कुछ नहीं हुआ। तो इनके साथ भी ऐसे ही चलेगा, टॉक्स जब तक और इंटरनल सिचुएशन जो है वो इनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा TTA के ऊपर, उस वक्त तक ये इनको नहीं छेड़ेंगे TTP को, BLA को। अच्छा, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट फेज के उसमें क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, कौन का इसमें लिखा है कि इम्पोजिंग पेनल्टी ऑन द वायलेटिंग पार्टी, इससे क्या मुराद है? अब पेनल्टी किसके, TTA के ऊपर क्या वायलेशन होगी? हाँ। इसी के ऊपर तो झगड़ा पड़ जाएगा कि हम कहेंगे जी आपने हमें बताया नहीं, आपको पता था कि ये आ रहे हैं, या आपकी इंटेलिजेंस ने आपको बताया होगा, या हमने आपको बताया था कि ये इनकी एक जट्ठा है, वो फलानी जगह पे है, वो हमारे पे अटैक कर रहा है, उधर से आया है, इस जगह से आया है, आपने क्या किया उसके बारे में, आपने रोका उनको, आप यू आर इन वायलेशन ऑफ आवर एग्रीमेंट। वो कहेंगे जी कौन सी, वी आर नॉट इन वायलेशन, हमें तो पता ही नहीं चला, हमारी इंटेलिजेंस ने नहीं बताया, आपने बताया था, हमने चेक किया, ऐसी तो बात ही नहीं है। तो ये झगड़े चलेंगे। अच्छा। तो इसलिए ये सारी बात है ना कि इन वायलेशन, तो वायलेशन प्रूव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आई थिंक ये सारी बातें हैं फेस सेविंग के लिए। आई डोंट थिंक ये एग्रीमेंट्स कहीं जाएंगे। तो ये इस लैंग्वेज को अप्रूव तो दोनों पार्टीज ने किया होगा ना? अप्रूव इसीलिए किया ना कि दोनों नहीं शो करना चाहते कि हमारी तरफ से फेलियर। हम नहीं कहते कि हम कोई हमारी तरफ से फेलियर है, वो नहीं कहेंगे हमारी तरफ से फेलियर है। अच्छा। और कतर और टर्की लगे हुए कि नहीं जी नहीं फेलियर नहीं है, नहीं जी। कुछ तो हमने करके दिखाया। तो ये चल रहा है, मगर ये अगले राउंड के बाद ये फारग हो जाएगा। अच्छा, और ये ऐसे में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ स्पेकुलेट ये भी किया जा रहा है कि एक बड़े TTP कमांडर मारे गए हैं, कमांडर अमजद जिनका नाम बताया जा रहा है, नूरवली महसूद के नाइब थे। ये कहा जा रहा है कि उनकी टिप ऑफ भी तालिबान ने दी, और ताकि वो अपनी सिंसियरिटी इस्टेब्लिश कर सके। अगर ऐसी चीज़ें वो करेंगे तो फिर ठीक होगा काम। अगर TTA पूरी इंफॉर्मेशन देगी पाकिस्तान की हुकूमत को, अच्छा। ताकि वो टेक आउट कर सके, तो फिर तो मैं समझता हूँ मामला तय हो जाएगा। मगर अगर ये नहीं देंगे और ये खुद ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए ना, जब हम जाके अटैक करते हैं उनके किसी बेस के ऊपर, तो TTP वाले तो शोर नहीं डालते, तो TTA वाले कहते हैं ना आपने आके यहाँ बमबारी दरअंदाजी किया आपने, आप हमारी हदूद में आए हैं, और इसलिए फिर वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं TTA वाले। तो अगर हमें इजाज़त दे दें, सीधी सी बात है कि जी करें आप अपने ऑपरेशंस, हम कुछ नहीं कहेंगे, तो मसला हल हो जाएगा।
लेकिन फिर उन्हें अपने मसले पड़ जाएंगे हाँ, इसकी तो ये वजह से वही देखना कर ये है नहीं कि पा विल रहे। दे डू दैट और नॉट। अच्छा, सो अब जो अगला राउंड होने जा रहा है 6 नवंबर को, इससे पहले हमने देखा कि टीम चेंज हुई थी, पहले फेज़ में भी, फिर दूसरे फेज़ में मुख्तलिफ शख्सियात थी। तीसरे फेज़ में आपको किस किस का इंक्लूजन पॉसिबल दिखाई दे रहा है अगर नतीजा खेज बनाना है? नहीं, मेरे ख्याल है यही लोग रहेंगे। हाँ। उनकी तरफ से शायद एक आध बंदा और आ जाए, हमारी तरफ से शायद एक आध बंदा और चला जाए, बट इन प्रिंसिपल इश्यूज लेड आउट हैं। इश्यूज आर नॉट कंफ्यूजिंग, दे आर वेरी क्लियर। और इसमें तो अब क्लियर हो गया ना, हम ये कह रहे हैं ये चीज़ें हमें चाहिए, इसके ऊपर लिख के दें, आप ये करें। वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। अच्छा, कोई और दोस्त मुल्क भी आ सकता है टेबल पर? ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, दोनों काफ़ी हैं। ठीक है। मीनवाइल तालिबान अपना टाइम बाय कर चुके हैं, वो जाएंगे, मुशावरत मजीद करेंगे, फिर इंडिया फैक्टर भी आएगा। सो लेट्स सी ऑन 6 नवंबर क्या होता है। पॉसिबिलिटीज़, मुमकिनात आपने बता दिया। एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ हुई, हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफ़ी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उस को कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। मीनवाइल जहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ एक 10 साला मुआहिदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। किसका? इंडिया एंड अमेरिका। यार, इंडिया और अमेरिका का कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, ड्रामा है सारा। 2005 में इंडिया और अमेरिका ने, उस वक्त और हुकूमत थी इंडिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर, ना नरेंद्र मोदी था इधर, ना डोनाल्ड ट्रंप था उधर। अच्छा। 2005 में इन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन की थी। उसका ताल्लुक डिफेंस के साथ नहीं था, वेपन्स के साथ था। ओके। सप्लाईज ऑफ वेपन्स वगैरह के साथ कि हम ये, और ये भी था कि क्वाड के अंदर क्या करना है, अच्छा, क्या नहीं करना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो करनी है वो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें थी। और ये ऑनगोइंग चीज़ थी। और वो 10 साल की वो एग्रीमेंट थी, बिग डील। और वो फिर 2015 में उसको रिन्यू कर दिया, एक अनदर 10 ईयर्स। ओके। और अब फिर रिन्यू कर दिया उसी की renewal है। और शोर डाल दिया कि बहुत बड़ी कोई डिफेंस एग्रीमेंट होगी। नॉनसेंस। ये बिल्कुल, इट इज़ नथिंग टू डू विद, अगर कल को इंडिया के ऊपर कोई हमला हो जाता है, चाइना कर देता है या पाकिस्तान कर देता है, अमेरिका विल नॉट, दिस डिफेंस एग्रीमेंट विल नॉट कम इनटू प्ले। इसका वो तल्लक नहीं है उस चीज़ के साथ। ये कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये है वो है, एंड सम परचेज ऑफ वेपन्स है। ओके। तो जैसे आपने क्वाड का जिक्र किया, इस मुआहदे के बाद उसके ताज़ा होने की, रिन्यू होने की भी कोई उम्मीद है? आपने तो कहा था आई डाउट इट। उसकी वजह यह है कि इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है क्वाड में। Okay. अमेरिका भी अंडर बाइडन एंड डेमोक्रेट्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे चाइना को कॉर्नर, मगर डोनाल्ड ट्रंप का वो पॉलिसी नहीं है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप डजंट वांट कॉन्फ्लिक्ट इन दिस चाइना सी। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्वाड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा। इसीलिए तो वो टैरिफ शुरू कर दिया ना, ही इज नॉट इनटू ऑल दैट। तो इसलिए क्वाड इज, मेरा ख्याल है उसकी रेलेवेंस कम होती जाएगी। और दूसरी बात, और क्योंकि इंडिया एंड अमेरिका बहुत इतने इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया तो ब्रिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उसी वजह से अमेरिका ब्रिक्स में बड़ा इंटरेस्टेड है कि ब्रिक्स को रोका जाए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर। दिस एग्रीमेंट इज मीनिंगलेस। एक और मैं आपको बताऊं, अभी ये भी खबर आई कि सऊदी अरेबिया ने भी एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ। हाँ, वो तो MBS का एक विजिट है प्रपोज्ड, उसके दौरान उस पर सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, तो अमेरिका के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, वो क्या है? सिक्योरिटीज का ना। तो यार, अगर अमेरिका, पाकिस्तान ने डिफेंड करना है तो फिर अमेरिका की क्या जरूरत है? अगर अमेरिका ने करना है तो पाकिस्तान की क्या जरूरत है? और अगर आपको खतरा है कहाँ से? आपको इसराइल से तो खतरा नहीं है, क्योंकि वो इसराइल तो आपको चाहता है कि आप रिकग्नाइज करें उन्हें, आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, और आप साइकोलॉजिकली तैयार भी हैं करने के लिए, थोड़े से हालात जरा बेहतर हो जाए और लोग भी साथ आ जाएं तो हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया को खतरा कहाँ से? वो एक यमन से खतरा था, वो भी खत्म हो गया, बिकॉज यमन इज नॉट, वो अब पुरानी एक्सपोर्ट कर रहे थे, डिस्टेबलाइजेशन वो भी नहीं हो रही। तो उस वक्त जब ये सारी बातें हो रही थी तो खतरा ईरान से था जी, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये सारा। मगर वो तो अब ईरान ने तो गिव अप कर दिया ना वो सारा कुछ। ईरान ने तो अब सऊदी अरेबिया के साथ पीस कर ली, वो आपस में यारी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि जब सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए तो ईरान की तरफ से कहा गया हमें भी इंक्लूड कर ले। हाँ, लो देखो जरा कुछ भी हो सकता है। सारे उठे ने, सारे कहते हैं एग्रीमेंट कर लो। हाँ, ये कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है कि एक के बाद एक लीड ले रहे हैं। वो दे ऑल वांट टू शो कि वी आर नॉट वॉर मंगर्स, हम नहीं जंग चाहते। तो इसलिए, और चलो अगर थ्रेट है या नहीं है, ऐसी साइन करने तैयार है।
So we are all into that game right now, and I think जैसे इंडिया की so called defense agreement is not important, Saudi Arabia की भी with America is not important, but with Pakistan is important, and with Pakistan also is only up to a point. अच्छा मगर अमेरिका के साथ जो है has to do more with weapons and bases and investments, और ये सारा कुछ है वहाँ अमेरिका के साथ। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो 10 साला पैक्ट है इससे चाइना को परेशान होने की या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फोटो शूट है, ऑप्टिक्स की हद तक इसको देखा जाए। सो एट द सेम टाइम ये इसलिए भी क्योंकि इस वक्त हालात थोड़े से टेंशन थी ना, हाँ, तो थोड़ा सा हौसला मिल गया। हाँ, वो थोड़ी दोनों ने कहा यार, इंडिया ने कहा होगा कि यार है कर दो, ताकि हम अपने लोगों को कह सके कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अमेरिका हमें छोड़ गया है। नरेंद्र मोदी की काफ़ी बेइज्जती हो रही है जी जी, और बिहार के इलेक्शन और उधर वो भी दिखाना चाहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तल्लुकात तो हैं हमारे आपके साथ। तो उन्होंने कहा होगा यार कुछ तो करो ना, ताकि हम भी दिखा सकें अपनी पब्लिक को। तो वो ये उस किस्म की गेम हो रही है। तो फिर चाह बहार पे क्यों एक्सटेंशन दोबारा दे दी और कंसेशन दोबारा दे दी, वो फैसिलिटी दोबारा 6 माह के लिए दे दी जो पहले इस्तिस्ना वापस लिया था इंडिया से? दिस इज ऑल linked to the question of oil also, जो रशिया से ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने भी कंसेशंस दे दी है ना जी। इंडिया ने उनकी जो 2 मेन कंपनीज थी जो इंपोर्ट कर रही थी ऑयल, उनमें से अब खबर तो आ गई है ना कि एक ने तो रिड्यूस कर दिया अपना जी जी, और आगे भी वादे कर दिए इन्होंने कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो सप्लाईज आ रही हैं उनको अब टेक पर ऑफ कर देंगे। तो इंडिया ने कंसीड तो कर दिया है, तो इसलिए आई थिंक ये उन्होंने अपना कंसीड कर दिया, इन्होंने कहा होगा कि चलो 6 महीने और तुम इस्तेमाल कर लो स्पोर्ट को। तो ये जिसे कहते हैं ना कैलिब्रेटेड किस्म की दोनों तरफ से कंसेशंस हैं। ओके, इसका मतलब है जो बैक एंड पे इनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं वो नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। वो हो गए हैं ना, देखिए ना, जो ट्रम्प जो टैरिफ्स है वो तो हो जाएंगे, और पहले भी इंडिया भी ये कह रहा है कि वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और वो हो भी गए हैं। मगर जो इशू जो है ना, वो जो मेजर टैरिफ है जो 50% और 100% जो सारा लगाया है वो अभी अपनी जगह पे है। दैट्स नॉट गोइंग अवे एनीवेयर। ठीक है, ये है एनालिसिस सारी सिचुएशन का, किस चीज़ में, किस सेक्शन में क्या मुहर्रिक आना। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत बड़े थिएटर पे बहुत बड़ी मुलाकात जिसको लेकर बहुत चर्चे थे कि क्या होगा, कामयाब होगी या नहीं। आपने उसके बारे में भी प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उस मुलाकात को बहुत कामयाब करार दे रहे हैं कि अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी कामयाबियां समेटी। यही वजह है कि वो बस उस मीटिंग तक ठहरे, एशिया पैसिफिक का जो थिएटर था, और उसके बाद वो रवाना हो गए। आसियान को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। तो जो भी उसमें मामलात हुए सेठी साहब, उसके आलमी सियासत पर क्या असरात होंगे, किसको क्या मिला, ये मेरा सवाल अपनी जगह। लेकिन एक व्यूवर ने भी क्वेश्चन किया, तो मैं चाहती हूँ उसको हिस्सा बना लें क्योंकि आपके जवाब में वो एडेड होगा। जी, चाइनीज प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और मैं फील कर रहा था दोनों की पर्सनालिटी को कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बड़ी गर्मजोश और उनके मुंह पे स्माइल, इस तरह की पर्सनालिटी। और ऑन द अदर हैंड जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जो हैं वो, उनको मैंने देखा वो बड़े पैसिव और खामोश तबा, और कोई इनके मुंह पे कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन मैंने फील नहीं किया। एक तो इन दोनों प्रेसिडेंट्स की अप्रोचेस के अंदर और क्या डिफरेंस है, और दूसरा एज ए प्रेसिडेंट आप दोनों को कहाँ रेट करते हैं? चलें पहले आपका सवाल के जवाब देते हैं। देखिए, चाइनीज़, जापानीज़, चाइनीज़, ये जो साउथ ईस्ट रेसेस है ना, इनके बारे में अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, दे आर इनस्क्रूटेबल। इनके बॉडी लैंग्वेज से, शक्ल से, सूरत से आप कोई इनके इमोशंस को चेक नहीं कर सकते। इसीलिए ये मुहावरे भी बने हुए हैं। और जो हमारे वेस्टर्न या स्पेशली हमारे जैसे लोग, हमारी तो शक्ल पे सब कुछ लिखा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पता चलता है हम खुश हैं, नाराज़ हैं या क्या है। ये जो साउथ ईस्ट एशियन रेसेस हैं, दे आर वेरी इनस्क्रूटेबल। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक तो वो इशू है। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म का प्रेसिडेंट है। ये बिल्कुल सारा वक्त अपने बॉडी लैंग्वेज और इमोशन से अपना मौक़िफ़ जो है वो पहले ही पेश कर देता है, और बाद में अगर रिट्रीट करना हो तो उसी तरीके के साथ रिट्रीट भी करता है। इसीलिए अंग्रेज़ी का फिर मुहावरा है कि ब्लस्टर, बढ़ के मारना। अच्छा, आपने देखा होगा ये डोनाल्ड ट्रंप जिसकी भी बात करता है ये कहता है ग्रेट गाय, लवली मैन, वो वाह वाह, हर एक की तारीफ़ें करता है, और फिर जाके चाकू निकाल देता है और कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, साथ साथ कहता है ग्रेट गाय। आप देखिए आपने नरेंद्र मोदी के साथ क्या किए, अभी तक कहता है ग्रेट गाय, कूल गाय, साथ ही कहता है किलर है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की एक अप्रोच ही ये है कि वो पर्सनैलिटी, ज़ाती वो डील करना चाहता है, इंस्टीट्यूशनल रास्ता नहीं वो इख्तियार करता।
उसकी सारी अप्रोच जो है वो पर्सनल है, विद वन ऑन वन, इसीलिए वो डील की बात करता है। इंस्टीट्यूशंस के दरमियान डील्स नहीं होती, अग्रीमेंट्स होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाहता है, जैसे बिजनेसमैन नहीं डील करते, आओ जी बैठो, गड्डी कितने की खरीदनी जी, 10 लाख की खरीदनी, और छो जी 5 लाख देंगे, लै जाओ, थोड़ी जी गलबात हुई चलो जी 7 डन की, लो जी डील होगी। मुल्क जो है डिप्लोमेसी में इस इंस्टीट्यूशंस, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है अमेरिका के अंदर। स्टेट डिपार्टमेंट को उसने फारग किया हुआ है। आप देखेंगे वो जो बंदे 2 साथ ले के फिरता है, एक वो सेक्रेटरी साहब हैं और दूसरे रूबियो साहब हैं, और बाकी किसी की घास ही नहीं डालता किसी को, और ये साथ लेके फिरते हैं और हर स्टेज पे कोई नया ड्रामा कर देता है। अभी फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, जस्ट बिफोर ही मेट प्रेसिडेंट शी को मिलने से पहले हेलीकॉप्टर से इसने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस किया कि जी वो न्यूक्लियर टेस्टिंग हम रिज्यूम कर रहे हैं। अरे भाई इसकी आप 2 घंटे के बाद आप आधे घंटे में आप प्रेसिडेंट शी को मिलने जा रहे हैं, और आपने अभी अनाउंस कर दिया विदाउट एनी वार्निंग कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। और फिर किसी ने पूछा कि यार है तुसी की कीता, इज दिस मेंट एज अ सिग्नल टू प्रेसिडेंट शी? कहता नहीं ये इसके और वजह है, दिस इज फॉर समथिंग एल्स। और बाय द वे वो समथिंग एल्स जो है वो है रशिया। वी कैन ऑल्सो डिस्कस दैट कि प्यूटन भी इसी किस्म के सिग्नलिंग कर रहा है, तो इन्होंने भी सिग्नलिंग की, मगर इसकी ज़रूरत क्या थी? ऑन हिज वे टू मीट द चाइनीज़, इफ ट्राइंग टू किल 2 birds with 1 stone। चाइना को भी धमकी दे रहा है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, हम बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, आप होंगे जो, मगर हम भी हैं। तो यू नो ही डज दीज थिंग्स। अब वो शी के पास गया, अब आप देखिए तो सही, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला इसको, और बड़ा ड्रामा कर रहा है कि जी मुझे पता नहीं क्या, मैं इतनी बड़ी डील करके आया हूँ और चाइना बड़ा ग्रेट है, प्रेसिडेंट शी, डील होगी। क्या डील होगी? पिछले अप्रैल में जब से इसने ये बात शुरू की है टैरिफ्स की, और इसको एज अ हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया है, अप्रैल में चाइना और अमेरिका के दरमियान क्या सिचुएशन थी? एक सिचुएशन थी, वो ये थी कि चाइना के इंपोर्ट्स अमेरिका से आ रहे थे, स्पेशली सोया बीन्स, जो कि बहुत बड़ी उनकी रिक्वायरमेंट है अमेरिकन फार्मर्स की, कि उनकी सारी की सारी एक्सपोर्ट जो क्रॉप होता है वो चाइना लेता था, वो अलॉट ऑफ इट। ठीक, तो चाइना ले रहा था। दूसरी चीज़ ही रेयर अर्थ, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था रेयर अर्थ। ठीक, अच्छा ये सूरत थी, अमेरिका के हक में थी दोनों बातें। अमेरिका में इन साहब ने टैरिफ लगा दिए 50% चाइना पे। जब चाइना पे टैरिफ लगा दिए, फिर भी ये चलता रहा काम। उसके बाद फिर और एक अनदर 50% या पता नहीं कितने और लगा दिए। तो फिर क्या हुआ? फिर चाइना ने कहा अच्छा हम रेयर अर्थ रोक देते हैं और सोयाबीन लेनी खरीद बंद कर देते हैं। तो अब क्या हुआ? अब इसने अपने टैरिफ गिरा दिए और उन्होंने सोयाबीन लेने से वापस रिस्टोर कर दिए, और रेयर अर्थ कहते हैं 1 साल के लिए फिर ले लो। तो उन्होंने तो वही सिचुएशन पे चले गए हैं जो अप्रैल में थी। ये साहब ने लगाया और अब नीचे कर दिया। तो क्या मिला इनको? तो और लगा हुआ है जी बहुत कुछ मिल गया, ग्रेट डील, प्रेसिडेंट शी इज अ ग्रेट गाय, ये है वो है। तो दिस इज डोनाल्ड ट्रंप। सो आई थिंक नथिंग मच हैज़ बीन अचीव्ड। बाकी ये कि वो दिखाना चाहता है अपनी ऑडियंस को, अमेरिकनों को। आपको पता ना अमेरिकन भी बड़े खुले डुले ना, गल्ला करते हैं बढ़िया साढ़े जैसे। तो दिखाना चाहता है कि बहुत बड़ी मैं अचीवमेंट करके आया हूँ। एक्चुअली कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो स्टेटस को पे चले गए हैं जो अप्रैल में थी। उस वक्त अगर ये टैरिफ ना लगाता तो ऐसी सिचुएशन होनी थी। टैरिफ लगाए, आप 10% गिरा दिए, व्हाट्स द बिग डील? राइट। मीनवाइल इस मुलाकात से पहले जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के साथ रेयर अर्थ के मामले पे इन्होंने कुछ MOU साइन किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया PM जब विजिट कर रहे थे US का, तो वहाँ $8.5 अरब का एक मुआहदा मिनरल्स की प्रोसेसिंग का किया है। सो इन अ वे ये चाइना को ये भी बता रहे हैं कि हम आपकी मोनोपोली में नहीं आएंगे, और एट द सेम टाइम ये चाइना के साथ रेयर अर्थ के मामले पे बात भी कर रहे हैं। आयशा, ये रेयर अर्थ वाली बात को समझने की ज़रूरत है। ये मुआहदे करने की चीज़ नहीं है। रेयर अर्थ बहुत से मुल्कों में है। अच्छा, ये ये सिर्फ चाइना में नहीं है, बहुत से मुल्कों में रेयर अर्थ। ये पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, रशिया में भी हैं, अर्जेंटीना में भी हैं, जापान में भी हैं। दीज आर अवेलेबल। मगर इनका इशू ये है कि जब इनको आप निकालते हैं तो इनको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, प्योरीफाई करना पड़ता है जी। वो फैसिलिटी किसी के पास नहीं है। वो चाइना और वो 20 साल पहले चाइना ने इस बात को समझा कि ये फैसिलिटी मैं बना लूंगा तो मोनोपोली हो जाएगी, अदरवाइज रेयर अर्थ तो हर जगह मिल जाते हैं। तो और ये इसके मसला ये है कि इतनी आसान नहीं है इनको रेयर ये फैसिलिटी बनाना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना और
सो चाइना हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और अमेरिका के अंदर किसी ने भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं की। अच्छा, अमेरिका के अंदर कुछ लोग थे इन्वेस्टर्स जिन्होंने सोचा था कि शायद ये ज़रूरी पड़ जाए, तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना लिए। अच्छा, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपनी सभी उसकी कीमतें गिरा दी। तो ये जो नए प्रोजेक्ट्स बनने वाले थे वहाँ, वो फीजिबल ही नहीं रहे। चाइना ने कहा अच्छा कंपेटिटिव मार्केट दे दी। चाइना ने अपनी कीमतें गिरा दी प्रोसेस्ड रेयर अर्थ की, और अपने लॉसेस ले लिए। अच्छा, और वो उन्होंने फिर अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। जब बंद कर दिए, इनकी मोनोपोली बन गई, इन्होंने फिर उठा दिया। तो अब भी जहाँ भी ये रेयर अर्थ निकलेंगे, अच्छा, कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे बिफोर रीप्रोसेसिंग उनकी हो सकेगी इन दैट थिंग। तो शॉर्ट टर्म में तो अमेरिका की सरमायादारी को बहुत बड़ा डज लगेगी। जहाज से लेके ये कलम जो आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रही हैं, इट्स रेयर अर्थ्स आर अवेलेबल इन मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। So I think China is in a very good position. और अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कह रहा निकालो, उधर भी कह रहा, ये 10 साल लग जाएंगे। And until then China has a firm grip over the reprocessing and the processing material. ठीक, बहरहाल वो ब्लस्टर वाली बात ठीक है कि जब ऑस्ट्रेलिया पीएम के साथ बैठे थे तो तब इन्होंने क्लेम किया था कि 1 साल तक हमारे पास इतनी रेयर अर्थ मिनरल्स होंगी कि हमें समझ ही नहीं आएगी हमने उनका करना क्या है। देखी जाएगी। तो ऐसे में अपने विजिट अनाउंस करना कि मैं चाइना का विजिट करूंगा, फिर चाइनीज प्रेसिडेंट भी आएंगे, वॉशिंगटन आएंगे, अमेरिका आएंगे, ये भी मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ही वांट्स टू शो द वर्ल्ड एंड हिज अमेरिकन ऑडियंस, क्योंकि इसकी रेटिंग गिर रही है ना। ये टैरिफ वॉर के ऊपर लेटेस्ट जो पोल्स हैं, वो इसके रिपब्लिकन्स जो हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, वो इसकी रेटिंग गिर रही है, बिकॉज ये इससे जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है टैरिफ्स, इट इज़ नॉट वर्किंग। और डर ये लगा हुआ है अमेरिकनों को कि ये टैरिफ लगा रहा है लोगों के, लोग हमारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, और अमेरिका जो चीज़ें इंपोर्ट करता है वो महंगी हो जाएंगी कंज्यूमर्स के लिए, आवाम के लिए। तो वो तो बहुत बड़ी परेशानी है वहाँ तो, कि अगर कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट जो है उसके ऊपर ड्यूटियाँ लग जाएंगी और टैरिफ लग जाएंगे, तो फिर अमेरिकन कंज्यूमर तो बहुत नाराज़ हो जाएगा। वो कहेगा यार हमारी रियल इनकम गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सो यूजुअली दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। और ये इस्तेमाल कर रहा है कि हम लगा देंगे, आप लगा दें, आप ये करें, आप वो करें। माई सेंस इज कि ये कामयाब नहीं होगा। लॉट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि ये बैड स्ट्रेटजी है, ये सारी की सारी इसके गले पड़ जाएगी किसी न किसी वक्त, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू सक्सीड। ऐसे में जो उन्होंने ऐलान एयरफोर्स 1 से किया कि जोहरी तजुर्बात फौरी तौर पर शुरू किए जाएँ, अच्छा वो क्लियर नहीं है कि जोहरी हथियारों का तजुर्बा किया जाए या मिसाइल्स का जो लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। तो आपने बताया कि रशिया इसका मुहर्रिक बना है, लेकिन इसके असरात क्या होंगे? फिर एक रेस लग जाएगी। देखिए, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और टू बी ऑनेस्ट, ये शुरू हुई बात कहाँ से? बात यहाँ से शुरू हुई कि यूक्रेन ने और यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि हमें टोमाहॉक मिसाइल्स चाहिए ताकि वो रशिया के अंदर डीप स्ट्राइक कर सके, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी करती है। वो अमेरिका नहीं दे रहा, और यूक्रेन और यूरोप वाले कह रहे हैं वो हमें दें ताकि हम ये यूक्रेन के अंदर जो जंग हम हार रहे हैं इसको हम जीत जाएं, या रशिया को आगे ना बढ़ने दें। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप दे नहीं रहा। ये प्रेशर पड़ रहा है ऑन रशिया कि ये शायद दे ना दे। रशिया की पुतिन ने 1-2 ऐसे बयान किए हैं और 1-2 ऐसी चीज़ें की हैं जिसके साथ थोड़े से और भी लोग परेशान हो गए। एक तो उसने कुछ ऐसी मिसाइल्स टेस्ट की है दैट आर सीन एज अ थ्रेट टू यूरोप। राइट। लेकिन उन्होंने कहा जोहरी नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया। मगर इट डजंट मैटर ना कि क्या इस वक्त करने की क्या जरूरत है। मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? ओके, अच्छा, तो सो आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक नहीं 2-3 किए उन्होंने। और उसके अलावा चाइना ने भी कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके साथ कुछ लोग अमेरिका में स्पेशली परेशान हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रशिया ने एक टॉर्पीडो लॉन्च की है। अच्छा। उसका नाम है पोसीडन। इट्स लाइक अ सबमरीन। अच्छा, इट्स न्यूक्लियर पावर्ड। वो इनडेफिनेटली समुद्र के नीचे रह सकती है, उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज़ इवन मोर पावरफुल देन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड द वेपन्स दे कैरी। और वो कहीं भी किसी जगह पे भी किसी समुद्र में भी जा सकती है और रह सकती है। And it can pose a nuclear threat to all the areas that are in its target. और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। It is stealth,
अच्छा, ये एक नया वेपन उन्होंने पोस्ट किया। तो देखिए ना, अब रशिया भी तो थोड़ी सी धमकियां दे रहा है ना, प्रोवोक कर रहा है, आंखें दिखा रहा है। आंखें दिखा रहा है। तो क्या ज़रूरत थी इसकी? अच्छा, अब वो इसलिए बिकॉज रशिया समझता है कि अगर ये जंग 3-4 महीने और चले और यूक्रेन को मदद ना मिले अच्छा। फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम यूरोप, तो ये जंग जीत जाएगा वो, बिकॉज वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पुतिन को कि ये मौका है कि यूक्रेन कमज़ोर होता जा रहा है, आप जितना कुछ कर सकते हैं एक ही दम करें और सीज़ कर लें जो कुछ करना है, उसके बाद हम सीज़ फायर करके स्टेटस को मेंटेन कर लेंगे। मगर वो हो नहीं रहा है। अच्छा, और सो आई थिंक इस किस्म की टेंशन चल रही है विद रशिया। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो नाराज़ हो गया है पुतिन के साथ, क्योंकि इसका ख्याल था कि पुतिन के साथ ये डील कर लेगा हाँ। कि जी चल तुमने जो ले लिया रख लो, हाँ। हम नेटो में नहीं आएंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तुम जंग बंद कर दो। पुतिन कहता नहीं, जंग नहीं मैंने बंद करनी, तुमने कोई डील करनी है पहले करो, विदाउट मैं जंग नहीं बंद करूंगा क्योंकि मैं जीत रहा हूँ। हाँ। और पुतिन को इस बात का पता है कि फैसले कागज पे नहीं होते, फैसले ग्राउंड पे होते हैं। मैदान में। अब वो जीत जाएगा तो फिर उसको अच्छी डील मिलेगी। अब अगर वो जीतने से पहले कोई डील करता है तो अच्छी डील नहीं मिलेगी उसको। तो ये इसलिए इशू बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ भी नाकाम हो गया, राइट, चाइना के साथ भी नाकाम हो गया, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे और हैं इंडिया जो है वो कभी आधी बात मानता है आधी बात नहीं मानता। हाँ, हाँ। अब वो थोड़ी बहुत बात मान ली है ना, वो तेल वाली, तो इन्होंने थोड़ा सा उसको दे दिया है। और फिर ये डिफेंस एग्रीमेंट ये वो, बट एक्चुअली नरेंद्र मोदी बहुत नाराज है इससे, क्योंकि उसकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है। वो तो बड़ा बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो मेरा ख्याल है कितनी दफ़ा अब कह चुका है कि इतने जहाज़ गिर गए इंडिया के, और पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, और ये हो गया और वो हो गया। और अब ये भी कह दिया कि ये तो किलर है। और साथ साथ कहता है ग्रेट गाय किलर। किलर इन अ पॉजिटिव सेंस है। पता नहीं क्या किलर है, किस किस्म का, वो अहमदाबाद याद आता है, बट एनीवे गुजरात है, गुजरात याद राइट। हाँ, हमें वो याद आता हाँ। है। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके ये कहना कि सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास जोहरी हथियार हैं, लेकिन जो रिसर्च है वो ये नहीं कहती। उनके मुताबिक रशिया के पास सबसे ज़्यादा। एक ट्रीटी हुई थी, स्टार्ट से कहते हैं START, उसके तहत फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग बंद हो गई थी। अगले साल फरवरी में ख़त्म हो रही है, उसको रिन्यू फिर करें। उससे पहले इसने ये ड्रामा शुरू कर दिया है कि आप टेस्टिंग करते हैं, बट एक्चुअली ही कांट टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो तो ऑलरेडी। मगर ये मेरा ख्याल है इससे इशारा ये कर दिया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट बाय नेक्स्ट ईयर, तो अभी तैयारी करो उसकी। तो आई थिंक दैट्स अ सिग्नल। मगर अगेन डील कि जी हम अब तैयार हो गए करने के लिए, अगर आपने करना है तो डील कर लें। तो हर किस्म की गेम खेलता है, इधर कहीं ना कहीं तो कोई डील हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इन बातों से। ही इज नॉट सक्सेसफुल। हाँ, नॉट येट। चलें, ये हो गया मामला अमेरिका का और अमेरिकी सदर के ऐलानात का। वापस आते हैं हम एक ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। अब बहुत से सवालात में से हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा निपटा सकें। अली इमरान जर्मनी से। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, क्या इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि सबसे जो हसास सूबा है उसकी हुकूमत हम लोगों ने जिनके हाथ में दी हुई है, क्या अब उनको पाकिस्तान के खिलाफ जाने दिया जाए? और दूसरा ये कि ये जो अजाब इन्होंने PTI का हमारे ऊपर एक मुसल्लत कर रखा है, इस अजाब से हमारी जान कब छूटेगी? ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम एक सूबे को जो इस वक्त हसास मौके पर हम इनके हवाले कर दें। भाई साहब मेरी बात सुने, KP के अंदर हुकूमत एक मुंतखब हुकूमत है, PTI की मेजॉरिटी है, वहाँ की आवाम जो है उन्होंने PTI को वोट दिया है, उनका हक बनता है कि वो हुकूमत चलाएं। तो ये कहना कि उनके हवाले कर दी गई है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये मुनासिब बात नहीं है। देखिए इस किस्म की बातों से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बिटवीन प्रोविंसेस एंड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन। तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ एक और बात भी है जिस पर शायद आपका जो मौक़िफ़ है उसमें वज़न है, वो ये कि PTI की जो हुकूमत है वो लगता ऐसे है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखे हुए, वो अपने पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखे हुए। ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं वहाँ जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है। और ये अब डिबेट शुरू हो गई है कि ये जो PTI की हुकूमत है ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जा रही है। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है? देखिए, बाय ऑल मीन्स आप क्या काबीना जो दिल चाहता है आपका बनाएं, आपने कोई प्रोटेस्ट करनी है आप ज़रूर करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र,
especially when it has to do with a foreign country or foreign countries. तो वहाँ to take a position जो कि against the position taken by the federal government, ये ठीक नहीं है. जैसे हम कहते थे कि जब पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत थी IMF प्रोग्राम की, PTI की मौक़िफ़ ये था कि IMF जो है पाकिस्तान को कुछ ना दे और डिफ़ॉल्ट होने दें. तो ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है ना ये बात. तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये जो डिफरेंस है ना ये देखना चाहिए PTI की हुकूमत को. अलबत्ता ये ज़रूर है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि PTI के जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका एक डिमांड ये है कि जी हमें मिलने दिया जाए खान साहब से. तो क्या हो जाएगा यार, क्या हेवंस विल फॉल अगर आप अफरीदी साहब को मिलने देते हैं विद इमरान खान? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा. मिलने दें एक दफ़ा नहीं, वो हर रोज़ जाके मिलना चाहे तो मिल ले. आपको इस बात का फ़िक्र है कि पता नहीं खान उनको क्या उकसाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. तो वो तो वैसे ही कर रहा है. वो तो जो जाता है उसको मिलने, उसको वो पैगाम दे देता है, वो आके पैगाम दे देते हैं. उसने अपनी काबीना, उसने अपना चीफ मिनिस्टर भी तब्दील कर लिया. उसने जो जिस किस्म की काबीना वो चाहता था बनवा लिए, इसको कह के यार जिसका तुम्हारा दिल चाहता है तुम लगा लो. उनको पता है इसने उसी किस्म के लोग लगाने हैं जो खान को पसंद आएंगे, हार्ड लाइनर्स अपने जैसे. तो मतलब ये चीज़ आप रोक नहीं सकते. तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि टू हैव अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच और अ मोर डेमोक्रेटिक अप्रोच टू PTI. और PTI को ये चाहिए कि पार्टी इंटरेस्ट अपनी जगह, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना या प्रोविंस का अपना इंटरेस्ट अपनी जगह, बिल्कुल ठीक. आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ऊपर लड़ना है, झगड़ना है, ज़रूर करें, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द फेडरेशन. आई थिंक ये जो डिस्टिंक्शन है इसको रखना चाहिए. बाकी जमहूरियत के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, ज़रूर होना चाहिए. और हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि जैसे ये अब पता नहीं इनके हवाले कर दी है, इनको निकालें, इनको ये करें. आई डोंट थिंक इस किस्म की बातें नहीं हमें करनी चाहिए. अच्छा, बड़े मज़े का सवाल आया है मोहम्मद अब्दुल्ला अवान साहब हारूनाबाद से. दिल तो मेरा कह रहा है मैं खुद ही बोल दूं. हाँ, तो क्या कहते हैं? भारतीय एतबार से पाकिस्तान की जो गुड्डी चढ़ी हुई है, क्या ये देरपा है या 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा ही अंधेरा? गुड्डी चढ़ी हुई है. अच्छा, गुड्डी चढ़ी हुई से बुरा दिए है, क्या बुरा है, क्या हो रहा है? मतलब इस वक्त पाकिस्तान रॉक एंड रोल हर जगह पर सेंटर अटेंशन का. तो अच्छा ठीक है, एक तरफ तो जनाब गुड्डी चढ़ी हुई अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े ठापा लगा रहे हैं, वेल डन, ग्रेट गाइज, फैंटास्टिक ये फैंटास्टिक वो. दूसरी तरफ आप सारा दुनिया घूम रहे हैं, सबके महफिलों में बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि आपके बगैर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. फिर IMF भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ये सारा. तो ऐसे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में तो लंबी गुड्डी चढ़ी हुई है. मगर अगर आप देख लें कि घर में क्या हो रहा है, बाबा तवात गुड्डा के कड़े कड़े चढ़े इन्हें घर च, और वो सारे लगे इन्हें बो काटा करन ते पेचे लगे इन्हें घर. तो तुसी वो देखते पे हो, असी यह देखने पे हैं. एक बॉर्डर जो है वहाँ इंडिया लेके बैठा हुआ है संदूर 2 इंतज़ार में कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा. दूसरी जगह पे अफ़गानिस्तान के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने ही है. और किसी स्टेज पे भी दोनों बॉर्डर्स, आज तक कभी नहीं ऐसे हुआ कि दोनों बॉर्डर्स अनस्टेबल हों. और फिर ये जो टेररिज्म हो रही है, ये कोई छोटी चीज़ है. सो आई एम अफ्रेड गुड्डी चढ़ी हुई लगता है ऐसे है, ये इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि इंटरनेशनली हमारी बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है, विच इज़ ऑफ कोर्स अच्छी बात है. बिकॉज आमतौर पे तो इट्स द अदर वे अराउंड, इंटरनेशनली हम आइसोलेट होते हैं, हमें रोग स्टेट कहा जाता है, फेलिंग स्टेट कहा जाता है. आजकल बड़ी हमारी तारीफ़ें हो रही हैं और हम हर जगह पे पहुंचे हुए लपक के. एंड बड़ी सो वो तो ठीक है आपकी बात, बट आई थिंक हकीकत ये है कि गुड्डी नहीं चढ़ी हुई. और वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड कि हम अपने आप को किसी स्टेबल जगह पे लेके आएँ. ये जो इंस्टेबिलिटी है घर में, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर. और ये जो बाहर स्टेबिलिटी आ रही है या गुड्डी चढ़ी हुई है, उससे हमें घर के अंदर कोई ब्राउनी मार्क्स नहीं मिल रहे. तो इसलिए आई थिंक इसको भी ज़रा तरीके से देखना चाहिए कि गुड्डी चढ़ी भी हुई है कि नहीं. तो अगर कंक्लूड करें तो अंधेरी रात में चांदनी है, कितने दिन की है ये देखी जाएगी. चलो देख लेते हैं. अब वक्त खत्म हो गया. मैं चाहती थी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शाहिद रशीद साहब का इस्लामाबाद से, तो आने वाले शोज़ में ये ज़रूर शामिल करेंगे. आसिफ खान उकाड़ा से भी कुछ जानना चाह रहे हैं. फैज़ान घुमन सऊदी अरब से आपने सवाल भेजा. कैसर भट्ट अमेरिका से, बट सच शुक्रिया. इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं और बहुत से सवाल हैं. इन सवालों के लिए हम आपके पास गुजार हैं. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें. थैंक यू. थैंक यू.